पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले एनडीए के अंदर खास करके बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल तेज है। सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। इनसे बात करेंगे कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या चल रहा है। देखिए सौरभ, सीटों की संख्या को लेकर बातचीत तो चल ही रही है जी, और यह बात स्पष्ट है कि 100 सीटों पर कम से कम बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी। यह स्पष्ट है। यह स्पष्ट है जी। और यह संख्या 200 दोनों मिलाकर हो जाती है, लेकिन यह संख्या 205 भी हो सकती है। तो 200 होती है तो 43 सीटें बाकी सहयोगी दलों के लिए, मतलब चिराग पासवान के लिए, जीतन राम मांझी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए बचेगी। और यदि 205 होती है तो 38 बचेगी। ऐसी स्थिति में देखिए, अब सीटों की अदला बदली की बात क्यों हो रही है, इसे समझना आवश्यक है। जब 2020 के चुनाव हो रहे थे तो सिर्फ मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे। मुकेश सहनी अब महागठबंधन की ओर चले गए हैं जी। और मुकेश सहनी को 11 सीटें मिली थी। मुकेश सहनी को 11 सीटें मिली और जब 11 सीटें मिली तो 4 पर उन्होंने जीत हासिल की जी। तो अब सिर्फ 7 सीटें। देखिए, 4 में भी 3 विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए थे जी। तो 243 सीटों पर एनडीए ने चुनाव लड़ा था। 11 सीटें जेडीयू को दी गई थी, 4 जीते थे, उनमें 3 बीजेपी में ही शामिल हो गए। तो एनडीए में रिक्ति कितनी बचती है? 8 सीटों की। तो 8 सीटों में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट तो हो नहीं सकता है जी। चिराग पासवान को 20 से 25 सीटों की बात हो रही है चिराग पासवान के लिए। उपेंद्र कुशवाहा का आंकड़ा डबल डिजिट में नहीं जाएगा, डबल डिजिट में नहीं जाएगा और जीतन राम मांझी की सीटें 1 या 2 मैक्सिमम 3 बढ़ सकती है, इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जब 8 ही रिक्ति है और सहयोगियों की संख्या अधिक है तो फिर उनके लिए सीटें कहां से आएंगी? तो सीटों का त्याग तो बीजेपी और जेडीयू को ही करना है जी। अब आप कहेंगे कि 2020 में सिर्फ 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी जेडीयू को। इसका आशय यह कतई नहीं होगा कि सिर्फ जेडीयू ही सीटों का त्याग करेगी। देखिए, चिराग पासवान के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीटों का त्याग बीजेपी को भी करना होगा। अब आप देखिए ना कि एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं जी। अब यदि चिराग पासवान अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनाव न लड़ा पाए तो फिर किस बात का गठबंधन? ठीक है, वहां से बीजेपी के हैं। अब देखिए, क्षेत्र बदलेगा या सीट। देखिए, और आपने देखा है कि नीतीश कुमार तो सीट बदलवा लेते हैं। आपने लोकसभा चुनाव 2024 में देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने शिवहर की सीट बीजेपी से ले ली थी। आपने वह भी देखा था कि 2019 में किस तरीके से नीतीश कुमार ने सिवान की सीट कविता सिंह के लिए बीजेपी से ले ली थी। हाँ, ठीक है ना। तो ये सारे परिवर्तन तो होते रहे। और अब देखिए, इस बात को आपको समझना आवश्यक है कि सीटों की अदला बदली की बात बड़े पैमाने पर क्यों हो रही है। बड़े पैमाने पर इसलिए हो रही है कि दोनों गठबंधन में एक बात को लेकर व्यापक सहमति बन रही है कि देखिए, जेडीयू और बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ती रही है और यह समझ लिया गया है कि यह सीट तो बीजेपी की ही है, यह सीट तो जेडीयू की ही है, तो पहले जीती हुई सीटों पर कम चर्चा करें, जो गठबंधन में बात चल रही है। हारी हुई सीटों पर बात करें। तो होता क्या है कि यदि आपने किसी सीट को यह मान लिया कि यह सीट तो बीजेपी की है, इस पर बीजेपी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, या यह सीट जेडीयू की ही है, इस सीट पर जेडीयू का ही उम्मीदवार लड़ेगा, तो जब बीजेपी की सीट मान लिए तो वहां जेडीयू का कैडर, जेडीयू का संगठन खड़ा ही नहीं होता है और यदि आपने जेडीयू की सीट मान ली तो वहां बीजेपी का संगठन खड़ा नहीं होता। आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। अब जैसे देखिए, खगड़िया जिले की बात करें तो वहां भाजपा कब से चुनाव नहीं लड़ी है किसी विधानसभा क्षेत्र में। तो अब यह बातें हो रही है कि नहीं, कि जो हारी हुई सीटों पर है उसमें हम एक्सचेंज की बात करें, ताकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और संगठन खड़े हो सके। तो
जब सीट सेलिंग की बात होगी, सीटों की संख्या तय हो जाएगी और एक एक सीट पर चर्चा होगी, तो इस बात की संभावना, क्योंकि देखिए एनडीए ने टारगेट तय कर रखा है 2025 में 225, तो 225 तो होना नहीं है, ठीक है ना, 225 नहीं होना, नहीं 225 कैसे हो जाएगा, 225 तो संभव ही नहीं है ना। जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त 400 का टारगेट तय कर लिया था, और हाँ, और देखिए अब तो मतलब कह सकते हैं ना कि रेड कारपेट बिछाकर मुकेश सहनी का इंतजार किया जा रहा है एनडीए में, क्योंकि देखिए 32% पर तेजस्वी यादव खड़े हैं, उन्हें जो मत अतिरिक्त मिलने हैं वह किनसे मिलने हैं, मुकेश सहनी से मिलने हैं। जिस तरीके से पासी समाज को लुभाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से वैश्य समाज को लुभाने की कोशिश हो रही है, और जिस तरीके से बिहार में एक और जातीय नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता खड़े हो गए, तो मुकेश सहनी उसमें सबसे बड़े ताकतवर हैं और उनके पास वोट प्रतिशत है और वह पहले एनडीए के साथ रहे हैं, तो उन्हें लाने की कोशिश चल रही है। देखिए मोदी कैबिनेट के विस्तार की भी चर्चा होती है, कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं, राजीव प्रताप रूडी या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल में कोई एक मंत्री बन सकता है, मुकेश सहनी आ जाए तो उनके लिए भी कोई रास्ता बन सकता है। तो खैर, तो सीटों की अदला बदली में यह आपको देखने को मिल सकता है कि जो सीटें आप मानते थे कि यह सीटें बीजेपी की ही है, वहां जेडीयू का उम्मीदवार, और जो सीटें आप मानते थे कि यह जेडीयू का ही है, वहां से बीजेपी का उम्मीदवार। और देखिए बीजेपी ने इसके लिए बड़ी तैयारी की। जैसे आप बिहार में जातीय समीकरण की बात करेंगे तो लवकुश राजनीति के जनक तो नीतीश कुमार ही हैं और सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन लवकुश राजनीति को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। आपने देखा कि पिछले महीने 2 महीने पहले पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में कुर्मी एकता रैली हुई और बीजेपी यह कहती रही कि उस रैली से मेरा कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन रैली के कुछ ही दिनों के बाद बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है और कृष्ण कुमार मंटू को, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। तो नीतीश कुमार के रहते कुर्मी राजनीति में भी बीजेपी ने अपनी जगह बनाई। और फिर आप नालंदा को ही देख लीजिए, नालंदा का मतलब तो नीतीश कुमार ही होते हैं ना, नालंदा का मतलब नीतीश कुमार ही होते हैं। और नालंदा में बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुशवाहा बीजेपी से चुनाव जीतते रहे। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, मतलब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस एक हो गए थे, तब भी सुनील कुशवाहा वहां से चुनाव जीते थे। तो नालंदा में 2 ही लोगों के लिए सीट रिजर्व रहा करता था और दोनों ही जेडीयू के लिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और श्रवण कुमार मंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी जगह बनाई इस बार, हाँ जगह बनाई, और सुनील कुशवाहा को, सुनील कुमार जो फिल्म निर्माता है, ठीक है, उन्हें भी मंत्री बना दिया। तो यह आपसी सहमति बन रही है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की राजनीति का द एंड तो होना ही है, ठीक है, अभी वे सबसे बड़े चेहरे हैं, यह बात तय हो गई है कि वे नेतृत्व करेंगे, और यदि एनडीए को जीत मिल भी जाती है तो शायद मुख्यमंत्री फिर से बन जाए, लेकिन कितने दिनों तक, यह बड़ा सवाल है। तो बीजेपी भविष्य की राजनीति देख रही है, और जेडीयू के भीतर भी जो लोग हैं जिनके बारे में आप चर्चा करते हैं, चाहे ललन सिंह की चर्चा कर लें, चाहे संजय झा की, अशोक चौधरी, विजय चौधरी। देखिए विजय चौधरी आज की तारीख में सबसे करीब है नीतीश कुमार, हाँ, क्योंकि वह बिल्कुल साय की तरह रहते हैं, और नीतीश कुमार हर बात में कहते हैं कि विजय बाबू से बात कर लीजिए। तो जैसे ही आप मुख्यमंत्री बोले कि विजय कुमार चौधरी जी से बात कर लीजिए, यह संदेशा तो चला ही जाता है ना कि विजय कुमार चौधरी के कहने का आशय नीतीश कुमार है। तो यह लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं, अब जो हारी हुई सीटों पर है उस पर प्रयोग किया जा सकता है, और यह प्रयोग किया जाना चाहिए कि जिन सीटों पर लगातार बीजेपी लड़ती रही है, हाँ, जेडीयू के पास भी जा सकता है, हाँ, जेडीयू के पास। और देखिए ये प्रयोग पहले भी हुए हैं, चाहे आप बेगूसराय का तेघरा ले लीजिए, चाहे कितने विधानसभा क्षेत्र आप ले सकते हैं जहां इन लोगों ने कई बात तो ऐसे हुए, लेकिन उसमें तब नीतीश कुमार का दबाव अधिक चलता था, ठीक है ना, कि सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया। आपने देखा, हमने कहा ना 2019 में ओम प्रकाश यादव बीजेपी के जीते हुए सांसद थे, उनका टिकट कटा। 2024 में शिवहर में रमा देवी जीती हुई थी, उनका टिकट कटा। और देखिए बीजेपी के भीतर यह भी चर्चा है कि जो लोकसभा चुनाव में लोग हारे हैं, उनमें से कईयों को चुनाव
लड़ाया जाए। जैसे सुशील सिंह चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं जी, औरंगाबाद। हाँ, औरंगाबाद जी। अश्विनी चौबे को भी मौका मिल सकता है यदि उन्होंने अपने को संयत रखा तब। तो अश्विनी चौबे को भी मौका मिल सकता है जो हारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ही है। तो अब देखिए अश्विनी चौबे की बात हमने कर ली। आरके सिंह का क्या होगा, यह देखिए आरके सिंह दूसरे मूड के हैं। आरके सिंह गुस्से में रहते हैं, लेकिन आरके सिंह के स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन देखा गया है। जो आरके सिंह पहले अप्रोचेबल नहीं थे, अब आरके सिंह स्वयं लोगों का फोन रिसीव कर रहे हैं, और लोगों का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। लोग जाते हैं तो जलपान भी कराते हैं और लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वे लगे भी रहते हैं। लेकिन आरके सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या आरा में अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट कटेगा और आरके सिंह होंगे? और यदि आरके सिंह हो रहे हैं तो वहां जो बाकी लोग लगे हैं उनका क्या होगा? ठीक है। बराहरा में राघवेंद्र प्रताप सिंह से और आरके सिंह में क्या दुश्मनी है? देखिए आरके सिंह राघवेंद्र प्रताप सिंह को समाप्त करना चाहते हैं और राघवेंद्र प्रताप सिंह आरके सिंह को समाप्त करना चाहते हैं। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है और बड़ी संख्या में सीटों की अदला बदली होगी। और दोनों ओर से देखिए बीजेपी की ओर से भी जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, मतलब हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की बात नहीं कर रहे, जो सेकेंड लेयर के हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं, विनोद ताबरे हैं, भिखू भाई दलसानिया हैं, सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, मंगल पांडे हैं, ये सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जेडीयू के भीतर भी मंथन चल रहा है और संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, और ठीक इसके साथ वैसे लोगों की पहचान भी की जा रही है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए नीतीश कुमार चीजों को भूलते नहीं हैं। नीतीश कुमार को इस बात का स्मरण है कि 2020 में हमें तीसरे पायदान पर पहुंचाने वाले नेता कौन कौन रहे हैं, जो बीजेपी से भागकर एलजेपी के साथ गए थे और एलजेपी से वापस बीजेपी में चले आए। ठीक है ना? तो ऐसे नेताओं को चिन्हित कर नीतीश कुमार याद रखे हुए। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है ना कि भाई वो भूलते नहीं है। ठीक है, अभी वो उनकी सेहत नहीं थी। नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य कौन? देखिए सबसे बड़े मास लीडर लालू यादव, लेकिन उन्हें उखाड़ दिया नीतीश कुमार ने। तो चाणक्य नीति ही ना, ठीक है ना? और नीतीश कुमार इधर के दिनों में बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि देखिए अब मैं इधर उधर होने वाला नहीं हूं। 24 अप्रैल को भी देखा आपने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में थे, झंझारपुर में थे, तो उन्होंने स्टेज पर बैठे कुछ नेताओं की ओर इशारा किया और कहा कि इनके कारण ही ये ही लेकर चले गए थे। वैसे मैं नीतीश कुमार की इस टिप्पणी को नीतीश कुमार की कमजोरी मानता हूं कि आप, इसका आशय यह है कि आप यह बता रहे हैं और खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लोग आपको इधर से लेकर उधर चले जाते हैं और फिर कुछ लोग उधर से लेकर इधर चले आते हैं। तो फिर आपकी निर्णय शक्ति, आपका निर्णय क्षमता और जो नेतृत्व शक्ति आपके पास था वह कहां चला गया? तो आप देखेंगे कि जब सीटों की संख्या तय हो जाएगी, और देखिए जो बातें चल रही है चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान संभव है कि विधानसभा का चुनाव लड़े, संभव है कि विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन सीटें चाहे जितनी मिले, 20 मिले, 25 मिले, 22 मिले, चिराग पासवान एनडीए छोड़ने नहीं जा रहे हैं, एनडीए छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और यदि विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ते हैं तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए लड़ेंगे, और जब नतीजे आएंगे उसके आधार पर चिराग तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्हें बिहार विधानसभा का सदस्य बने रहकर क्या बिहार में डिप्टी सीएम बनना है या फिर वापस दिल्ली आ जाना है? दिल्ली में तो बने ही रहेंगे। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है। सौरभ, चलिए, तो आज ज्ञानेश्वर ने आपको सब कुछ बता दिया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का अदला बदली बड़ी संख्या में हो सकती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और एक्स पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।